कक्षा 12 नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे भाग 2 अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले उस कार्टून को हम दिखाते हैं जिनमें बड़े ही बेहतर तरीके से कांग्रेस के भीतर की चल रही गतिविधियों को इंगित करती हैं। यह चित्र देख लें आप। ये 2 बैलों की जोड़ी जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ करता था, किस तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चित्र में उसकी एकता, मतभेद और विखराव की स्थिति सम्मुख आई है। और आगे देखें, आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था। इस प्रसिद्ध कार्टून में कांग्रेस के भीतर आए बदलाव को दर्शाया गया है। कार्टून में दिखाया गया है कि आज़ादी के 22 वर्ष गुजरते गुजरते कांग्रेस किस कदर फूट का शिकार हो गई थी। और यह भी देखें, इस किताब के दूसरे अध्याय में आपने कांग्रेस प्रणाली के उद्भव के बारे में विस्तार से पढ़ा। इस प्रणाली को 1960 के दशक में पहली बार चुनौती मिली। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो चली थी और ऐसे में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में मुश्किलें आ रही थी। विपक्ष अब पहले की अपेक्षा कम विभाजित और कहीं ज़्यादा ताकतवर था। कांग्रेस को इस विपक्ष की चुनौती का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को अंदरूनी चुनौती भी झेलनी पड़ी, क्योंकि अब यह पार्टी अपने अंदर की विभिन्नताओं को एक साथ थाम कर नहीं चल पा रही थी। इस अध्याय में हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे जहां पर दूसरे अध्याय में छोड़ी गई थी, ताकि हम समझ सकें कि नेहरू के बाद राजनीति ने क्या करवट ली, विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस किस तरह चुनौतियों से उभरी, कैसे नई नीतियां तथा विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी की। अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। अभी आपसे उन विषयों पर चर्चा हो रही थी जिनको लेकर के विविध प्रकार के लोगों के मन में संदेह था। ये देखें आप, स्वाभाविक था कि जब बहुत बड़ा राजनेता जिसकी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, उसका निधन हो तो उसके बाद उसके विकल्प को लेकर पहले से ही लोगों के मन में तरह तरह की चीज़ें आती ही रहती हैं। वो चाहे वह कालखंड रहा हो, चाहे उसके पहले का कालखंड रहा हो, या वर्तमान का 2020 के कालखंड को भी हम देखें तो निश्चित तौर पर जब कभी किसी के मन में कोई बात आती है कि आखिर इनका विकल्प कौन है, तो मन में थोड़ा सा और वैश्विक स्तर पर भी इन चीज़ों को लेकर के विविध प्रकार की मन स्थितियाँ बन ही जाती हैं। कुछ उसी तरह से देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के निधन के बाद क्या होगा, इस पर लोगों के मन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ चल रहा था। राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। 1964 के मई में नेहरू की मृत्यु हो गई। वे पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारियों को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन। लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर देश में क्या होगा। भारत से बाहर के बहुत से लोगों को संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा या नहीं। दूसरा सवाल इसी संदेह के दायरे में उठा था। आशंका थी कि बाकी बहुत से नव स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। असफल रहने की सूरत में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर आएगी। इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेह थे कि देश के सामने बहुविध कठिनाइयां आन खड़ी हैं। नया नेतृत्व उनका समाधान खोज पाएगा या नहीं। 1960 आगे की घटना की चर्चा करें हम, उसके पहले फ्रांस और कनाडा में ऐसी सूरत कायम हो तो वहाँ कोई भी लोकतंत्र के असफल होने अथवा देश के टूटने की बात नहीं कहता। हम ही आखिर लगातार इतने शक में क्यों पड़े रहते हैं। इस तरफ आप देखें, 1960 के दशक में, दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि
गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे थे। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा देश ही बिखर जाता। नेहरू के बाद शास्त्री। नेहरू के उत्तराधिकारी का सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठग से रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में थे। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए। इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे। नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठा था। अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते गए थे। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफ़ा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इतनी छोटी अवधि में देश ने दो बड़ी चुनौतियों का सामना किया। भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था। साथ ही मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति थी। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आ पड़ा था। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा। इसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा भी है। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे इस दोनों चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। विद्यार्थियों के लिए यह है कि जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री ने दिया, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? यहाँ पर हम बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा रहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जबकि शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान। इन दोनों चुनौतियों से निपटने के अब उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने, एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे। हम शास्त्री के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय जान लें। जब भी कभी शास्त्री जी का नाम आता है किसी भी व्यक्ति के जेहन में, तो गर्व से वह इस बात को, फक्र से इस बात को कह सकता है, कैसे निष्ठावान और ईमानदार प्रधानमंत्री की सदैव जय होती रहेगी। आप देखें, लाल बहादुर शास्त्री 1904 से 1966, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, 1930 से स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पदभार संभाला, 1951-56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे। इसी दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में 1957 से 1964 के बीच भी मंत्री पद पर रहे। आपने जय जवान जय किसान का मशहूर नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री के संदर्भ में एक यह संक्षिप्त परिचय। तमाम आदेशों के बावजूद इंग्लैंड की तुलना में भारत में प्रधानमंत्री का सवाल ज़्यादा शालीनता और तेजी के साथ हल कर लिया गया। 3 जून 1964 के गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय। इस संपादकीय में इंग्लैंड और भारत के राजनीतिक घटनाक्रमों की तुलना करते हुए बताया गया कि भारत में जहां नेहरू की मृत्यु के बाद नए प्रधानमंत्री के सवाल को जल्दी हल कर लिया गया, वहीं इंग्लैंड में हेराल्ड मैकमिलन के बाद नए प्रधानमंत्री का मामला लंबे समय तक खींचता रहा। ये संपादकीय में प्रकाशित। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। शास्त्री की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल उठ खड़ा हुआ।
इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत, मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। कांग्रेस शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। इस दफा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया था। नेतृत्व के लिए गहन, देखिए आप, प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यूं तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में वे बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतया यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेंगी। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। इस वक्त तक देश की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई थी। इससे इंदिरा की कठिनाइयां ज़्यादा बढ़ गई। इन कठिनाइयों के मद्देनज़र उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की। हम आगे बढ़ें इसके पहले उन तस्वीरों को और कुछ उन आंकड़ों की भी चर्चा आपके बीच में कर लें। देख लें आप, इंदिरा गांधी 1917 से 1984, 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। 1958 में कांग्रेस के अध्यक्ष। 1964 से 66 में शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रही। 1967, 1971 और 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजयी बनाया। गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय और प्रिवी फर्ज की समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, आणविक परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनकी हत्या कर दी गई। हत्या कैसे हुई इसके बारे में कभी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे और उन बिंदुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। यह तस्वीर देखें आप, जिसमें श्रीमती गांधी दिख रही हैं। इंदिरा गांधी के लिए स्थितियां सचमुच कठिन रही होंगी। पुरुषों के दबदबे वाले क्षेत्र में आखिर वे अकेली महिला थीं। ऊंचे पदों पर अपने देश में ज़्यादा महिलाएं क्यों नहीं? विद्यार्थियों के लिए चर्चा का विषय। चौथा आम चुनाव 1967। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दूसरे अध्याय में आप पहले पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया। चुनाव का संदर्भ, चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी देहावसान हुआ। नए प्रधानमंत्री के पद संभालते हुए अभी पूरे 1 साल का अरसा भी नहीं गुजरा था। साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप यह बात जान चुके हैं कि इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही साथ सैन्य खर्चे में भारी बढ़ोतरी हुई थी।
नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मद में लगाना पड़ा। इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपए का अवमूल्यन करना। माना गया कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो अब बढ़कर 7 रुपये हो गई। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराजगी बढ़ी, जन विरोध ने ज्यादा उग्र रूप धारण किया। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष कर दिया। आप अगले अध्याय में इस संदर्भ में पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आज़ादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। और आप देखें, चुनाव का था राजस्थान के एक गांव की। यह प्रसंग 1967 के विधानसभा चुनाव का है। चोमू नामक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी आमने सामने थे। लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव देवीसर में यह हुआ कि स्थानीय राजनीति का समीकरण कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के चुनावी गणित से जा उलझा। देवीसर में शेर सिंह नाम के व्यक्ति का दबदबा था, परंतु धीरे धीरे उसका भतीजा भीम सिंह ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा था। हालांकि दोनों ही राजपूत थे, किंतु भीम सिंह ने पंचायत का प्रधान बनने के बाद अन्य समुदायों के बीच भी जगह बना ली थी। ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी। दरअसल उसने राजपूतों के अलावा गैर राजपूत समुदायों को जोड़कर एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार कर डाला था। भीम सिंह के आसपास के गांवों में ग्राम प्रधान पद के लिए कई उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा करके एक गठबंधन सा तैयार कर लिया। भीम सिंह इतने भर से संतुष्ट नहीं था। वह कांग्रेस नेता और राज्य के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पास एक प्रतिनिधिमंडल लेकर जा पहुंचा। उसने मुख्यमंत्री पर इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश की कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसके एक राजनीतिक सहयोगी को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए। मुख्यमंत्री सुखाड़िया ने भीम सिंह को समझाया कि ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। उल्टे उन्होंने भीम सिंह को अपने मनपसंद उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए राजी कर लिया। अब भीम सिंह ने अपने समर्थकों से मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए उम्मीदवार के लिए काम करने को कहा। दरअसल भीम सिंह यह बात भली बात जानता था कि अगर कांग्रेसी उम्मीदवार जीत जाता है तो उसका मंत्री बनना तय है। उसके मंत्री बनने का अर्थ है कि भीम सिंह मंत्री से सीधे संपर्क स्थापित कर सकता है। शेर सिंह के पास स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार का साथ देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पार्टी का उम्मीदवार जागीरदार था। गांव में चुनाव प्रचार करने के दौरान शेर सिंह लोगों को यही कहता था कि जागीरदार गांव में स्कूल का निर्माण कराएगा, गांव के विकास के लिए अपनी जेब से पैसा लगाएगा। खैर, संक्षेप में देवीसर गांव में विधानसभा चुनाव चाचा भतीजे की खेमेबाजी में बदल गई थी। आनंद चक्रवर्ती की पुस्तक ए विलेज इन चोम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान पर यह कथ्य आधारित है जो आपके सम्मुख रखा गया। इधर देखिए आप, भारत में जिस तरह की प्रवृत्तियां जारी हैं उनमें एक सुव्यवस्थित समाज रचना को बनाए रखने का काम नागरिक सरकार के हाथों से जाता रहेगा और सेना ही फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र विकल्प होगी। भारत को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकसित करने का महान प्रयोग असफल हो चुका है। यह देखें आप, नेविए मैक्सवेल ने उपर्युक्त बातें अपने लेख, जो भी आपके सामने जो बातें रखी गई, इंडियाज डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी में कही थी। यह लेख लंदन टाइम्स में प्रकाशित 1967 में हुआ था। और इस तरफ देखें आप, गैर कांग्रेसवाद, यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे।
कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। इन राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है। इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। और इस तरफ आप देखें, ये तस्वीर देखें आप, सी नटराजन अन्ना दुरई, सी नटराजन अन्ना दुरई 1909 1969। 1967 से मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, चर्चित पत्रकार, लेखक एवं वक्ता, मद्रास राज्य में जस्टिस पार्टी से संबद्ध, बाद में द्रविड़ कशगम 1929 में शामिल, 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कशगम का बतौर राजनीतिक पार्टी गठन, द्रविड़ संस्कृत के समर्थक, हिंदी का विरोध एवं हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व, राज्यों की व्यापक स्वायत्तता के समर्थक। यह संक्षिप्त परिचय है सी नटराजन अन्ना दुरई का। और प्रमुख समाजवादी नेता एवं विचारक राम मनोहर लोहिया की यह तस्वीर देखें। 1910 में आपका जन्म और 1967 में आपका निधन। समाजवादी नेता एवं विचारक, स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य। मूल पार्टी के विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता। 1963 से 1967 तक लोकसभा सांसद, मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक, गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान, विचारधारा का संयोजन, गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार, पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत और अंग्रेजी विरोध के अलावा ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। विधानसभा चुनाव परिणाम 1967। आप देखें, यहाँ पर दो रंग दिए गए हैं, टू कलर, येलो एंड रेड, पीला और लाल लिए। वे प्रदेश जहाँ कांग्रेस को 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला, वे पीले कलर में हैं। और वे प्रदेश जहाँ कांग्रेस को 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला। राजस्थान, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला लेकिन कुछ अन्य सहायता से सरकार बनाई। यहाँ पे आप देखें, ये संकेत बताते हैं कि कहाँ कहाँ कांग्रेस की सरकार थी और कहाँ कहाँ कांग्रेस सरकार नहीं थी। क्या आज गैर कांग्रेसवाद प्रासंगिक है? क्या मौजूदा पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के खिलाफ ऐसा ही तरीका अपनाया जा सकता है? हालांकि वर्तमान की स्थिति बता दें आप, वहाँ पर जो वाम मोर्चा की सरकारें रही हैं उनकी विकल्प के रूप में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन चुकी है या चल रही। यह हाँ, पैमाना नहीं है नक्शा, ये इस बात का संकेत है। परंतु आप इस चीज़ को देखें फिर से कि कहाँ कहाँ
जब चुनाव हुए तो उस चुनाव में कहाँ कहाँ कांग्रेस की हुकूमत या सरकार बनी नहीं, कहाँ कहाँ बहुमत मिला और कहाँ कहाँ बहुमत नहीं मिला। राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज़्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण वह पार्टी सरकार नहीं बना पाई। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे, वे राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत, अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। द्रविड़ मुनेत्र कषगम डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और डीएमके के इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया गया था। चुनावी इतिहास में पहली घटना थी कि जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। उस समय आम तौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए यह एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया? गठबंधन 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। इनके साथ इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इसमें उस वक्त के 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय जनसंघ भी शामिल थे। यह चित्र देखें आप किस प्रकार से यहाँ पे देखें आप 1974 में गैर साम्यवादी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिशों पर कार्टूनिस्ट का नजरिया। त्रिशंकु विधानसभा और गठबंधन सरकार की इन बातों में नया क्या है? ऐसी बातें तो हम आए दिन सुनते रहते हैं विद्यार्थी की तरफ से। यह आगे देखें आप दल बदल 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी है। इसने राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत गए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो गए तो इसे दल बदल कहते हैं। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ। आप देखें अमूल का यह कार्टून आया राम गया राम विधायकों द्वारा देखें नेताजी जीते से किसी दल और से और जीतने के बाद वह उस दल को छोड़कर किसी और दल में चले गए। यह है दल बदल, इसी को इसमें दर्शाया गया। विधायकों द्वारा तुरंत फुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ
एक खास घटना जुड़ी है। 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान ही स्थापित कर लिया। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफ़ा अपनी पार्टी बदली। पहले वे कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। कहा जाता है कि जब गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में प्रेस के सामने घोषणा की, गयाराम थे अब आयाराम हैं। गयालाल की हड़बड़ी को आयाराम गयाराम के जुमले में हमेशा के दर्ज कर लिया गया। उनकी हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टूनों ने बाद के समय में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। कांग्रेस में विभाजन हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस सत्ता कायम रही, लेकिन उसे अब पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। हम इंदिरा बनाम सिंडिकेट पर चर्चा करें इससे पहले हम के कामराज 1903-1975 ये तस्वीर आप देख लें। स्वतंत्रता सेनानी, मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने, स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध। 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सके। यह प्रथा कामराज योजना के नाम से मशहूर हुआ। आप कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट आप देखें क्या है। कांग्रेस सिंडिकेट कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट के अगुवा मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे। इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बम्बई सिटी अब मुंबई के एस के पाटिल, मैसूर अब कर्नाटक के एस निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ हुए थे। इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिमंडल में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रतिनिष्ठावान कांग्रेसी कांग्रेस ओ में ही रहे। चूँकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ही लोकप्रियता कसौटी पर सफल रही, इसलिए भारतीय राजनीति में एक बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। इसका मतलब यह है कि राज्य स्तर के नेता पहले के समय में भी किंग मेकर थे और इनमें कोई नई बात नहीं है। मैं तो सोचती थी कि ऐसा केवल 1990 के दशक में हुआ। आप देखें, कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेंगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा किया। इस तरह इंदिरा गांधी ने 2 चुनौतियों का सामना किया। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। कांग्रेस ने 1968 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को
विचारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए नई कदम उठाए। 1968 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। वीवी गिरी 1894 से 1980, 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति, कांग्रेस नेताओं में आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता, सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर, कर्नाटक के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति 1968 से 1969 एवं राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति इस्तीफा एवं राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी, राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी के समर्थन से विजयी वीवी गिरी। आप देखें, वराहगिरी वेंकट गिरी आपका यह पूरा नाम और पूरी तस्वीर आप देखें। कुछ क्षणों के लिए हम इस तस्वीर पर रुकेंगे ताकि अध्ययनकर्ता इस तस्वीर को बखूबी पहचान सकें। भारत के राष्ट्रपति भी बने वराहगिरी वेंकट गिरी। यह देखें आप, ARK लक्ष्मण, एक कार्टूनिस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, 21 अगस्त 1969। यह कार्टून वीवी गिरी की जीत के बाद छपा था। इसमें उन्हें एक विजयी मुक्केबाज के रूप में दिखाया गया था। उनके गले में माला लटक रही है। उनका मुकाबला सिंडिकेट के उम्मीदवार से था। कार्टून में सिंडिकेट के प्रतीक के रूप में निजलिंगप्पा को घुटने टेकते दिखाया गया। क्या आप बता सकते हैं कि इस कार्टून में इंदिरा गांधी को मुक्केबाजी वाला दस्ताना पहनने क्यों दिखाया गया है? देख सकते हैं। चौदह अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण, भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की श्रीमती गांधी ने। इस वक्त मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, उप प्रधानमंत्री, उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे। इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालें। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई। वीवी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को डाल सकते थे। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी ही विजयी हुए। वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी के टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निलंबित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट कहा जाने लगा था। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को
इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरानपंथी तथा गरीबों की हिमायती और अमीरों की तरफदारी के बीच की लड़ाई करार दिया। आगे हम बढ़ें, इसके पहले हम उन बिंदुओं की भी चर्चा करते चलें कि कैसे ये हिंदुस्तान टाइम्स की उस समय की खबर है जो अभी कही गई कि प्रधानमंत्री ने अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर वोट देने की अपील की थी और उसका असर भी हुआ, जबकि कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी कर इतिहास लोकतंत्र की त्रासदी के ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब जन समर्थन की लहर के बूते अथवा किसी लोकतांत्रिक संगठन के बल पर सत्तासीन हुआ नेता राजनीतिक आत्ममोह का शिकार हो जाता है और चरित्रहीन चाटुकार दरबारियों की बातों में जीने लगता है। एस निजलिंगप्पा इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित करते हुए एस निजलिंगप्पा ने उन्हें 11 नवंबर 1969 को एक चिट्ठी लिखी। यह जो बातें कही गई वह आप देख सकते हैं कितनी गंभीर बातें लिखी गई थी। प्रिवी पर्स की समाप्ति। प्रिवी पर्स है क्या, आखिरकार क्यों समाप्त किया गया है क्या, इसकी जानकारी भी विद्यार्थियों को होनी चाहिए, तभी समाप्ति की उपयोगिता उन्हें समझ में आ सकती है। पहले अध्याय में आपने देशी रियासतों के विलय के बारे में सुना, पढ़ा, देखा भी। देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। दोनों चीज़ें यानी शासक की निजी संपदा और भत्ते इस बात को आधार मानकर तय की जाएगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार राजस्व क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। उस वक्त देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। नेहरू ने कई दफ़े इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया था। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। उनकी राय थी सरकार को प्रिवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका कहना था कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। प्रिवी पर्स की व्यवस्था खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं पा सका। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया। इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ। इस तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति की राह में मौजूद कानूनी अड़चनें खत्म हो गई। एक कार्टून देखें आप। इंडियन नेशनल सिंडिकेट किस प्रकार से 1969 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए प्रतिद्वंद्विता पर कार्टूनिस्ट का नजरिया। 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कई अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानून के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनवाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए। यहाँ एक शब्द आया है अल्पमत और बहुमत। इसके साथ सामान्य चीज़ इसको समझना चाहिए।
50% प्लस बहुमत, 50% माइनस अल्पमत, अर्थात 50% से अधिक बहुमत और 50% से कम अल्पमत, आधे से अधिक बहुमत, आधे से कम अल्पमत। इसकी चर्चा बार बार होगी राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, इसलिए इन बातों को समझना बहुत ही आवश्यक था। मुकाबला, चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भर थी। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा और कार्यक्रम था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। इसके विरुद्ध उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक शक्ल प्रदान किया। इंदिरा गांधी के सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व, शहरी संपदा के परिसीमन, आय अवसरों की समानता की समाप्ति, प्रिवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर किया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसानों, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति। इसके सहारे वे अपने देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। आप देखें, गरीबी हटाओ का नारा तो अब से लगभग 40 साल पहले दिया गया था। क्या यह नारा महज चुनावी छलावा था? इसके संदर्भ में पक्ष और विपक्ष में विद्यार्थी समूह बनाकर चर्चा कर सकते हैं। परिणाम और उसके बाद 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना उस चुनाव को करवाने का फैसला। कांग्रेस आर और सीपीआई गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनाव में कभी हासिल न कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली और इसने कुल 48.4% वोट हासिल किए। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए थे। अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें। इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसके 1/4 वोट ही इसकी झोली में आए। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनः स्थापित किया। विपक्षी ग्रैंड अलायंस धराशायी हो गया था। इस महाजोट को 40 से भी कम सीटें मिली थी। ये देखें आप, कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण, द टाइम्स ऑफ इंडिया। कांग्रेस ही फर्स्ट, कांग्रेस ही सेकंड, इंदिरा ही फर्स्ट, इंदिरा ही सेकंड और इंदिरा ही थर्ड, चौथे पे चले गए थे बच्चे। और देखें आप, 1971 के आम चुनाव में जीत में अनेक चुनौतियां और समस्याएं भी छुपी हुई थी। इस कार्टून देखें आप। 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। चौथे पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ, भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। इन घटनाओं ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए, 4 चांद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उनके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली।
उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उनके विरोध की कोई गुंजाइश न बची। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी इन 2 लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी थी। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। ये देखें आप, इस कार्टून को देखें आप, गौर से देखें, हाथ कहाँ पे हैं। मुख्यमंत्री चुनने की इस इंदिरा गांधी की शैली पर एक कार्टूनिस्ट की टिप्पणी। किस प्रकार से मुख्यमंत्रियों का चयन होता था। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का क्या मतलब निकलता है। इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वो पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल कर। कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की अलोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश, लामबंदी लगातार बढ़ती रही। आगे वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे कैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था। ये देखें आप, यह तो कुछ ऐसा ही है कि कोई मकान की बुनियाद और छत बदल दे फिर भी कहे कि मकान वही है। पुरानी और नई कांग्रेस में कौन सी चीज़ समान थी। देखें आप, यह चुनाव चिन्ह है, हाथ का पंजा। अब आते हैं जो फिल्मों और कहानियों के माध्यम से बहुत सी चीज़ों को सांकेतिक तरीके से रखने की कोशिश होती है। देखें आप, जंजीर, सीने संसार। विजय एक नौजवान पुलिस अधिकारी है। वह गुंडागर्दी खत्म करना चाहता है, लेकिन उससे झूठे आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाता है। जेल से बाहर आने विजय दोषी लोगों से प्रतिशोध लेने की ठानता है। उसे कई संकटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः वह खलनायक और उसके साथियों को सबक सिखा कर देता है। व्यवस्था के भीतर ही कई लोग ऐसे हैं जो विजय को समाज विरोधी तत्वों से लड़ने में मदद पहुंचाते हैं। इस फिल्म में नैतिक मूल्यों के पतन और उससे उपजी कुंठा को बहुत प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। फिल्म के नायक विजय का गुस्सा और क्षोभ व्यवस्था की लाचारी को गहराई से चित्रित करता है। जंजीर के साथ 7वें दशक में एक नए तरह के गुस्सैल नौजवान नायक का जन्म हुआ। 1973। निर्देशक प्रकाश मेहरा, पटकथा जावेद अख्तर, अभिनय अमिताभ बच्चन, अजीत, जया बहादुरी, प्राण। तात्कालिक घटनाओं के संदर्भ में निश्चित तौर पर कुछ प्रमुख फिल्मों ने अपने स्पष्ट संकेत दिए थे। आप देखें आप, 1967 के चुनाव के बारे में कौन सा बयान सही और कौन सा बयान सही है, आप इसको देखेंगे। इसका मेल करेंगे। सिंडिकेट, दल बदल, नारा, गैर कांग्रेसवाद किससे जुड़ा हुआ है। और
यह नारा किसका है, किस नेताओं के, देख सकते हैं आप। जो ध्यान से सुनेगा, पढ़ेगा, देखेगा, निश्चित तौर पर प्रत्येक प्रश्नों का जवाब सम्मानजनक तरीके से दे सकेगा। 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? किसी राजनीतिक दल को अपने अंदरूनी मतभेदों का समाधान किस तरह करना चाहिए? यहाँ कुछ समाधान दिए गए हैं, प्रत्येक पर विचार कीजिए और उसके सामने उसके फायदे और घाटों को लिखिए। और 1967 के चुनाव में कांग्रेस के हार के कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। ये जो तर्क हैं, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के अंदर सिंडिकेट का क्या अर्थ है? सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई? कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई? नीचे जो अनुच्छेद है उसको पढ़ें और उसे संदर्भित प्रश्नों का उत्तर दें। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अत्यंत केंद्रीकृत और अलोकतांत्रिक पार्टी संगठन में तब्दील कर दिया, जबकि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस शुरुआती दशकों में एक संघीय लोकतांत्रिक और विचारधाराओं के समाहार का मंच थी। नई और लोक लुभावन राजनीति ने राजनीतिक विचारधारा को महज चुनावी विमर्श में बदल दिया। कई नारे उछाले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसी के अनुरूप सरकार की नीतियां भी बनानी थी। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में अपनी बड़ी चुनावी जीत के जश्न के बीच कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन के तौर पर मर गई। सुदीप्त कविराज। और इसमें जो तथ्य दिए गए हैं, क्वेश्चन, उन सारे प्रश्नों का उत्तर इसी के आधार पर देना है। खुद करना है, खुद सीखना है। राजनीतिक दलों द्वारा गढ़े गए नारों की एक सूची बनाई। क्या आपको लगता है कि चीज़ों के विज्ञापन और राजनीतिक दलों के नारे, घोषणा पत्र तथा विज्ञापनों में कोई समानता है? महंगाई राजनीतिक दलों को की नीतियों पर क्या प्रभाव डालती है? इस पर भी चर्चा करना है। और आप देखें, इसी के साथ ही कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, यह अध्याय पूर्ण होता है। और इस कार्टून को दिखाते हैं आपको। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर आपसे अगले अध्याय में मिलेंगे।